नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसने वैकेंसी निकाली है लेखपाल की। और ये जो लेखपाल की वैकेंसी है इसके सिलेबस से और इसकी वैकेंसी से आप लोग परिचित हो गए होंगे, है ना? क्या-क्या पढ़ना है, अब तक आप लोगों ने जान लिया होगा। तो इसमें एक सिलेबस दिया गया है, इसमें एक टॉपिक दिया गया है एनवायरनमेंट का। आपको पता होगा 10 क्वेश्चन हैं, 10 नंबर के पूछे जाने हैं और यहाँ 10 में 10 गेन करना बहुत आसान है। लेकिन कोशिश करिए इसका सिलेबस डीप में पढ़िए और अच्छे लेवल के जो एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, उनको आप अटेम्प्ट करिए। तो ये हमारा सेट नंबर 1 है, ठीक है? इसकी आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा और भी कई सारे बैचेज़ से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन में विज़िट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से देखो। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक ओज़ोन का अवक्षय करने वाले पदार्थ इस स्टेटमेंट को यहाँ से पकड़ना। कह रहा है ओज़ोन का अपक्षय, यानी ओज़ोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस होते हैं, अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण लगाना है और उन्हें चरणबद्ध रूप से फेजिंग आउट करने के मुद्दे से संबंधित है। इनमें से कौन-सा ऐसा प्रोटोकॉल है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन तो है नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया या फिर नन ऑफ दीज़। इसमें होगा आंसर आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब आपको मैं कुछ सम्मेलनों के बारे में बताता हूँ। डीप में हर एक क्वेश्चन को जितना हो सकता है, उतना डीप में हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। ठीक? देखो, मैं आपको लिए चलता हूँ ओज़ोन परत पर समझौते कौन-कौन से हुए हैं? ओज़ोन परत पर समझौते। अब इसमें ज़रा गौर करना। सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन है कि ओज़ोन परत पर समझौते हुए क्यों? कारण क्या है इसका? कारण है चूँकि ओज़ोन परत नष्ट हो रही है। ओज़ोन परत नष्ट हो रही, ठीक है? अब ओज़ोन परत अगर नष्ट होगी तो मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और अगर प्रभाव पड़ेगा तो मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो किन कारणों से ओज़ोन नष्ट हो रही है, उन कारणों का पता लगाए और निदान करे। इसीलिए मनुष्य एक जगह एकत्र होते हैं। सबसे पहले 1985 1985 में। दूसरा वर्ष याद रखोगे 1987 1987, ठीक है? 1985 में जो व्यक्ति थे, बड़े-बड़े नेता थे विश्व के, वो वियना में एकत्र हुए और हुआ वियना समझौता। ये कब होता है? 1985 में। क्यों हुआ? क्यों एकत्र हुए बड़े-बड़े नेता? ये नेता एकत्र हुए थे ओज़ोन परत की सुरक्षा को लेकर चिंता करने के विचार करने के लिए। ओज़ोन परत की सुरक्षा। ओज़ोन परत की सुरक्षा के लिए ये वियना समझौता करते हैं और ये हुआ 1985 में। फिर इसके बाद 1987 1987 आया। 1987 में हुआ मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है? गौर करना। 1987 में होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये भी ओज़ोन के रक्षण से संबंधित है। ओज़ोन का संरक्षण, इससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अच्छा, ये जो 1987 में 1987 में सम्मेलन हुआ, इसमें जिस प्रस्ताव को स्वीकारा गया, इसमें अब तक 5 बार संशोधन हो चुका है। 5 बार इसमें संशोधन हुआ है। कब-कब हुआ इसमें संशोधन? ज़रा ध्यान दो। 5 बार संशोधन। इनके ईयर्स याद रखना। 1990, 1992, 1995, 1997 और 1999। 1999। 1990 में जब इसमें संशोधन हुआ, तो ये लंदन में हुआ। 1992 में कोपेनहेगन कोपेनहेगन याद रखना। 1995 में वियना, 1997 में मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल और 1999 में बीजिंग में, ठीक है? बीजिंग। अच्छा, अब ज़रा मैंने अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपको बताया। मैं आपको थोड़ा-सा और डिटेल में बताता हूँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, दरअसल ये क्यों हुआ? इसके उद्देश्य के बारे में अभी मैं आपको बता चुका हूँ। उद्देश्य क्या है इसका? ओज़ोन परत क्षरण हो रहा था, ठीक है? ओज़ोन परत का क्षरण हो रहा था। तो सवाल ये बनता है कि ओज़ोन परत के क्षरण के लिए ज़िम्मेदार कौन था? क्या पता है आपको?
हाँ, ओज़ोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार थे कुछ पदार्थ। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था, ये जो कुछ पदार्थ थे जो ओज़ोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार थे, इनके उत्पादन में कमी लाना, ठीक है? इनके उत्पादन में कमी लाना यही टारगेट है, यही उद्देश्य है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। सवाल ये बनता है कि ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसे अपनाया गया कब अपनाया गया? ये 2 तारीखें आपको याद रखनी है और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को प्रभावी कब बनाया गया? ये प्रभावी कब से बना, तारीखें याद रखनी है आपको। अपनाया गया था 16 सितंबर को, 16 सितंबर 1987 में और प्रभावी कब बना है? 1 जनवरी 1 जनवरी 1989 को। ये दोनों ही तारीखें आपके लिए महत्वपूर्ण है। न सिर्फ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप याद रखो, बल्कि मैं आपको लिए चलता हूँ किगाली समझौता। किगाली समझौता के पास ये भी आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और खास तौर से लेखपाल जो कि एनवायरनमेंट टॉपिक ही है, ठीक है? पर्यावरणीय क्षरण संबंधी टॉपिक ही है आपका, तो इसके लिए तो आपको ये सारे फैक्ट आपको तैयार रखने हैं। किगाली समझौता में आओ। सबसे पहले तो ये जो किगाली शब्द है या ये किगाली लोकेशन है, क्षेत्र है, ये है कहाँ पे? ये रवांडा में है। रवांडा अफ्रीकन कंट्री है। किगाली समझौता हुआ क्यों? क्यों यहाँ पर विश्व के नेता एकत्र हुए थे? इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य भी याद रखना होगा आपको। उद्देश्य था जो एचएफसी है, एचएफसी का मतलब क्या है? अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो एचएफसी है, एचएफसी श्रेणी के गौर करना, एचएफसी श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसें या हम कहें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, ठीक है? उत्सर्जन को कम करना, ये इसका टारगेट है। कौन सी श्रेणी? श्रेणी पर टारगेट करना, यहाँ पर आपको मुख्यतः फोकस करना है, इस प्रकार के सवाल बनाए जाते हैं छोटे-छोटे। कौन सी श्रेणी की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है? एचएफसी। अब सवाल ये बनता है ये एचएफसी क्या है? एचएफसी का मतलब है हाइड्रो फ्लोरोकार्बन, हाइड्रो फ्लोरो फ्लोरोकार्बन, ठीक है? यहाँ तो बात समझ पा रहे हो? अच्छा, क्वेश्चन मैं और आपसे पूछता हूँ, ये जो किगाली सम्मेलन है, ये हुआ कब? सन बताओ मुझे। 15 अक्टूबर को हुआ था। 15 अक्टूबर को 2016 को 15 अक्टूबर 2016 को हुआ था और इसमें दुनिया भर के 197 देश 197 देश ने ये समझौता किया था। क्लियर हो रही है बात आपकी यहाँ पर? किगाली समझौता, ये भी याद रखो फैक्ट। अच्छा, पहले वाले का सही उत्तर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरे में। इस स्तर के सवालों को आपको अटेम्प्ट करना होगा, चूंकि ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, है ना? देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। प्रश्न में है कि ओजोन विघटन के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार सीएफसी है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। ओजोन विघटन के लिए सीएफसी जिम्मेदार है। अब एक-एक शब्द को हम ब्रेक करते हैं। सबसे पहला शब्द देखो क्या लिखा है? ओजोन विघटन। आओ जरा इस शब्द को पढ़ते हैं। मैंने लिखा ओजोन ओजोन विघटन, यानी ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। ओजोन विघटन का मतलब क्या हुआ? ओजोन का क्षरण होना। क्षरण का मतलब क्या है? ओजोन का विनाश होना। ओजोन परत कहीं ना कहीं नष्ट हो रही है। तो सवाल ये बनता है कि भैया नष्ट हो रही है तो उसकी प्रक्रियाएं क्या है? इसकी प्रक्रियाएं क्या हैं? ये 2 प्रक्रियाओं से नष्ट होती है। गौर करना, ओजोन जो परत है, उसका विनाश 2 प्रक्रियाओं से होता है। कौन-कौन सी? एक होता है प्राकृतिक प्रक्रिया प्राकृतिक प्रक्रिया और दूसरी प्रक्रिया होती है मानव जनित प्रक्रिया। मानव जनित प्रक्रिया। मानव जनित प्रक्रिया का मतलब समझ रहे हो? एक तो प्रकृति के द्वारा ही नष्ट हो रही है और दूसरा मानव जनित प्रक्रिया है। ये कैसे-कैसे फंक्शन है, काम करती हैं, हम सब लोग इसको एनवायरनमेंट के बैच में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आप एप्लीकेशन में आ सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये बना, ये जो ओज़ोन है, ओज़ोन विघटन हो रहा है, तो सवाल ये बना कि भाई ओज़ोन क्या है? ओज़ोन एक गैस है और ये एक अस्थायी गैस है, अस्थायी गैस है। सवाल ये बनता है कि भाई अस्थायी गैस मतलब क्या इसका? आपने कहा कि ओज़ोन एक अस्थायी गैस है, इसका अर्थ क्या हुआ? मैं क्या समझूँ इससे? इसका सीधा-सा अर्थ है कि ओज़ोन का कहीं एक तरफ अगर निर्माण होता है, तो दूसरी तरफ इसका विघटन भी होता है, ठीक है? और निर्माण और विघटन ये निरंतर
होने वाली एक प्रक्रिया है। होने वाली एक प्रक्रिया है। गौर करना। अब यहाँ पर आओ ज़रा, ये तो मैंने बात कर ली विघटन की। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि ओज़ोन विघटन के लिए जिम्मेदार पदार्थ। ओज़ोन विघटन के लिए जिम्मेदार पदार्थ कौन है? आओ ज़रा पूरे स्टेटमेंट का अर्थ समझते हैं। ओज़ोन विघटनकारी, जस्ट वेट, ये मैंने लिखा ओज़ोन विघटनकारी पदार्थ। सवाल ये है कि भाई ओज़ोन विघटनकारी पदार्थ हैं कौन-कौन? तो इसमें 2 आपको याद रखने हैं। कौन-कौन से? एक आपको याद रखना है CFC और एक याद रखो HCFC, ठीक है? CFC का मतलब क्या है? सी फॉर क्लोरो, एफ फॉर फ्लोरो, सी फॉर कार्बन, यानी ये है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये सवाल बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो CFC है, इसमें किसके-किसके अणु हैं? तो क्लोरो मतलब इसमें क्लोरीन के अणु हैं, फ्लोरो मतलब इसमें फ्लोरीन के अणु हैं और कार्बन मतलब इसमें कार्बन के अणु हैं। बोलो भाई, ये बात समझ पा रहे हो? इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन के अणु हैं। यहाँ तक तो बात आप समझ गए। क्या मुझे आप इसका व्यापारिक नाम बता सकते हो? व्यापारिक नाम। हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। इसे कहते हैं फ्रेऑन। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक? क्लियर है? अच्छा, यही वो CFC है जो ओजोन क्षरण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। हमेशा याद रखो। ओजोन क्षरण के लिए ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। सर्वाधिक जिम्मेदार है। अब यहाँ पर आ जाओ जरा, मैं आपको लिए चलता हूँ HCFC। H का मतलब क्या हो जाएगा? हाइड्रो। C का मतलब क्लोरो। F का मतलब फ्लोरो। C का मतलब कार्बन, यानी कि हाइड्रो क्लोरोफ्लोरो कार्बन। क्लियर हो गई बात? इसको तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पर आओ। ये बातें मैंने आपको CFC की बातें बताई हैं। क्या मुझे बता सकते हो, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कुछ महत्वपूर्ण CFC के नाम बताइए। तो 2 नाम याद रखो। CFC11, इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे? इसे कहोगे ट्राई क्लोरो क्लोरो फ्लोरो ट्राई क्लोरोफ्लोरो मीथेन, ठीक है? और एक दूसरा है, इसे बोलते हैं CFC12। याद रखना, ओजोन परत संरक्षण के लिए एक-एक बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, चाहे रासायनिक नाम से संबंधित तथ्य हों या फिर कुछ और फैक्ट्स। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये सारे के सारे सिंपल हैं, है ना? ये तो सभी लोग याद करते हैं, लेकिन कुछ अंदर से चीज़ें जब आपको पता होंगी, तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को बिल्कुल आराम से फोड़ के आओगे। तो यहाँ पर आओ, CFC12 इसका रासायनिक नाम क्या है? इसे कहते हैं डाइक्लोरो इसे कहते हैं डाइक्लोरो डाइफ्लोरो डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। ये बातें याद रखो, ठीक? चलो, यहाँ तक तो बात हो गई, मैंने ओजोन विघटनकारी पदार्थ भी बता दिए। मैं आपको लिए चलता हूँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में फिर से, जरा यहाँ पर आओ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हालांकि पीछे मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी, लेकिन फिर से एक बात याद रखो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई ये 1987 में हुआ था, ठीक है? 1989 में ये प्रभावी हुआ था। तो ये 1987 में तो हुआ, और दूसरी तारीख क्या, दूसरा ईयर क्या याद रखोगे? 1989 में ये प्रभावी हुआ। हुआ और प्रभावी हुआ, ठीक है? यहाँ तक बात समझ गए? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक टारगेट दिया गया नेताओं को कि भैया जब आप लोग अपने-अपने देश में वापस जाओगे तो ये काम करना है। यहाँ पर एक टारगेट दिया गया। टारगेट क्या दिया गया? टारगेट ये दिया गया कि एक वर्ष निर्धारित किया गया सन 2000, और एक वर्ष निर्धारित किया गया 2010 तक। सन 2000 तक, सन 2000 तक ये वर्ष निर्धारित किया गया था विकसित देशों के लिए। विकसित देश के लिए ये टारगेट बनाया गया कि आप अपने देश में, हर एक विकसित देश से कहा गया कि भैया आप अपने देश में जाओ और CFC का जो उत्पादन हो रहा है, जो उपभोग हो रहा है, उसको बंद करो। अगर आपसे पूछे
कि विकसित देशों के लिए सीएफसी के उत्पादन और उपभोग को बंद करने का टारगेट कब तक सेट था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा 2000, सन 2000। अच्छा, 2010 किसे दिया गया टारगेट? ये दिया गया विकासशील देश को। विकासशील देश से कहा गया विकासशील देशों से कहा गया कि आपको 2010 तक का टाइम पीरियड है और इस वर्ष तक आप अपने यहाँ सीएफसी का उत्पादन उत्पादन उपभोग बंद करें। तो विकासशील के लिए क्या ये टारगेट है? 2010। और विकसित के लिए क्या टारगेट है? सन 2000। आ जाओ जरा क्वेश्चन में अब वापस। पहला वाला तो सही हो जाएगा, ठीक। ये लिखा है ओजोन विघटन के लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो है सीएफसीज, याद रखो। दूसरा कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत सन 2000 तक विकसित देशों और 2010 तक विकासशील देशों को सीएफसी का उत्सर्जन रोकने को कहा गया। बिल्कुल सही है, अभी अभी मैंने आपको बताया था। तीसरे में कह रहा है, तीसरा देखो, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत सीएफसीज के अलावा एचएफसीज, सीएस3बीआर आदि को शामिल किया गया था। नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल और केवल एक वन सही हो रहे हैं। यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है? असत्य पूछ रहा है। हाँ ठीक है, कौन से कथन असत्य हैं? तो तीसरा सही होगा, तीसरा केवल असत्य है। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाओ। थर्ड नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पता है आपको? आओ जरा लिख लो। सीएफसी, सीएफसी का उपयोग हम करते कहाँ पर हैं? इसमें कुछ बातें याद रखना। सबसे पहला इसका जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं स्टरलाइजर्स में, स्टरलाइजर्स। इसके अलावा स्टाइरोफोम, स्टाइरोफोम में। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? आग बुझाने, आग बुझाने के कारक के रूप में। इस्तेमाल इसका हम करते हैं रोधक में। इसके अलावा हम करते हैं एरोसॉल स्प्रे के रूप में। हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं फोमिंग में, फोमिंग एजेंट के रूप में। और साथ ही साथ फोमिंग एजेंट के प्लास्टिक बनाने में हम दरअसल इसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं धात्विक पदार्थों की, धात्विक पदार्थों की सफाई में। ठीक है, वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में। सुघट ये तो सही है। ट्यूबलेस टायर गलत हो जाएगा, है ना। कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स अवयवों की सफाई करने में, हाँ ये भी ठीक है। एरोसॉल, हाँ ये भी सही है। बी यानी सेकंड गलत होगा। कौन सा कथन सही है? तो एक, तीन और चार, एक, तीन और चार। फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर कह रहा है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एचएफसीज तो संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? गलत कथन आपको पहचानना है एचएफसीज के संबंध में। ए पार्ट पढ़ो जरा, क्या कह रहा है? ए पार्ट में कहा गया है एचएफसीज एक ओजोन विघटनकारी पदार्थ है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। और फिर कह रहा है कि प्रशीतक के रूप में इसे सीएफसीज के ऊपर स्थान प्राप्त किया गया है। यह एक सुपर हरित गृह गैस है जो वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। हाँ ठीक है। दुबई पाथवे ये कब हुआ था? 2015। ये ईयर याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दुबई पाथवे ये 2015 में हुआ था। एचएफसीज के नियंत्रण के लिए सहमति बनी थी। ये भी सही है, ये गलत होगा यहाँ। ठीक है, ये। अच्छा, ये जो एचएफसीज है दरअसल ये अ, ओजोन परत के लिए सीधे तौर पर नष्ट करने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होता है। तो यहाँ ए गलत होगा इसी वजह से। फिफ्थ नंबर में आ जाओ जरा, पांच क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है कि अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र बनना चिंता का विषय है। ठीक है, इस क्षेत्र के बनने का कारण क्या है? इस क्षेत्र के बनने का कारण है विशिष्ट क्षोभ मंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। फिर दूसरे में कह रहा है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र, समताप मंडलीय बादलों का की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरो कार्बनों का अंतर्वाह। इसके अलावा कह रहा है कि ध्रुवीय वाताग्र, समताप मंडलीय बादलों की अनुपस्थिति, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। चौथे में कह रहा है वैश्विक तापन से ध्रुवीय प्रदेशों में हुई तापमान वृद्धि। यहाँ पर आपका बी पार्ट सही होगा। अब इसमें जो ये शब्द लिखे हैं इसमें देखो, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र, ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ओजोन परत की बात हो रही है। दूसरा लिखा है समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति, ये भी आपको पता होना चाहिए। बादल कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, है ना। फिर कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरो
कार्बनों का अंतर्वाह, ये क्या होता है? आओ जरा एक-एक करके समझते हैं। देखो, मैं आपको लिए चलता हूँ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक, पहुँच गए? इस अंटार्कटिका में जब आप आओगे, तो मैं अंटार्कटिका के ऊपर आपको लिए चलता हूँ और जब आप अंटार्कटिका के ऊपर पहुँचोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो ओज़ोन है, ओज़ोन का सर्वाधिक क्षरण हुआ है। सर्वाधिक क्षरण हुआ है यहाँ पे, ओज़ोन नष्ट हुई है। अब ओज़ोन अगर नष्ट हुई है, तो कोई ना कोई कारण होगा। बोलो भाई, तो कारण क्या है? कारण इसके 3 हैं। ये 3 महत्वपूर्ण कारण याद रखो। सबसे पहला कारण, इसे बोलते हैं पीएससीज़ शॉर्ट में, ठीक है? एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म भी आ सकते हैं, पीएससीज़ किसे कहते हैं? पी फॉर पोलर, एस फॉर स्ट्रेटोस्फीयर, सी फॉर क्लाउड्स, पोलर स्ट्रेटोस्फीयर क्लाउड्स, यानी हिंदी में कहेंगे ध्रुवीय, ध्रुवीय, समताप मंडलीय, समताप मंडलीय बादल। अब यहाँ पर मैंने आपको ज्योग्राफी बताई थी। ज्योग्राफी पढ़ाई है? तो ज्योग्राफी मैंने आपको बताया था कि भाई जो समताप मंडल होता है, वहाँ पर मौसमी घटनाएँ आम तौर पर नहीं होती हैं। और लेकिन यहाँ पर लिखा है समताप मंडलीय बादल। भाई समताप मंडल में बादल कैसे बन गया? यहाँ तो मैंने आपको बताया था वायुमंडल की संरचना में कि समताप मंडल शांत रहता है ना? तो ये बादल कैसे बन गया? अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 3 कारण मैंने बताए हैं ओज़ोन परत के क्षरण के, जो कि अंटार्कटिका के ऊपर ये घटना हो रही है। दूसरा कारण क्या है? पहला कारण है ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। दूसरा कारण है ध्रुवीय भंवर। ध्रुवीय भंवर। ध्रुवीय भंवर का मतलब होता है पोलर वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स। और तीसरा कारण है इसका सक्रिय क्लोरीन प्रभाव, सॉरी, इसको बोलते हैं एक्टिव क्लोरीन इफेक्ट, यानी कि एक्टिव को हिंदी में क्या कहेंगे? सक्रिय। सक्रिय क्लोरीन प्रभाव। ये 3 महत्वपूर्ण कारण हैं, जिन कारणों से अंटार्कटिका के ऊपर ओज़ोन का सबसे ज़्यादा क्षरण हो रहा है। इसमें सबसे पहला कारण देखो, सबसे पहला कारण है क्या? ये है पीएससीज़। क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय, इसे कहते हैं ध्रुवीय समताप स्ट्रैटो, पीएस मतलब स्ट्रैटो, यानी कि हो जाएगा, हाँ ठीक है, समताप। ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ, ठीक? इसका मतलब क्या होता है? ये मेघ कैसे बनते हैं? इन्हें क्या अन्य नाम से भी कुछ जाना जाता है? देखो, ये जो बादल होते हैं ना, इन बादलों को कहा जाता है मदर ऑफ पर्ल। मदर ऑफ पर्ल, इन बादलों को कहा जाता है। न सिर्फ इन्हें मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है, बल्कि इन्हें नेक्रियॉस, नेक्रियॉस क्लाउड भी कहा जाता है। ये सवाल आपसे पूछे गए हैं, इसलिए इन दोनों ही शब्दावलियों को याद रखो। नेक्रियॉस क्लाउड किसे कहते हैं? मदर ऑफ पर्ल किसे कहते हैं? इन्हें कहा जाता है ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ, ठीक? अब यहाँ पर देखो, ये मेघ बन कहाँ रहा है? समताप मंडल में, ठीक है? अब यहाँ मैं ले लेता हूँ समताप मंडल। मैंने तो आपको बताया था कि भाई जो समताप मंडल होता है, वहाँ पर मौसमी गतिविधियाँ ज़्यादा नहीं होती हैं, तो फिर बादल कैसे बन गया? बादल ऐसे बना कि जो समताप मंडल होता है, वो आमतौर पर होता है शुष्क। यहाँ शुष्कता ज़्यादा होती है। इसी वजह से यहाँ पर मौसमी घटनाएँ ज़्यादा नहीं होती हैं। उसी वजह से यहाँ पर बादलों का बादलों का निर्माण नहीं होता है, ठीक? लेकिन ये बादल कैसे बन गया? होता ये है कि जब शीत ऋतु आती है, गौर करना, जब शीत ऋतु आती है, इस मंडल में तापमान जो होता है, समताप मंडल में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक? और तापमान, 1 मिनट, दरअसल तापमान यहाँ पर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा का मतलब तापमान ज़्यादा होगा तो ध्रुवीय है ना, ज़्यादा नहीं हो, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ऐसे लिखो। मैंने उल्टा लिख दिया। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो पता चला ध्रुवों में बर्फ-वर्फ सब कुछ खत्म हो गई, है ना? बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ऐसे लिखो। जब ज़्यादा कम हो जाएगा तो क्या होता है? तो होता ये है कि बहुत हाई एल्टीट्यूड पर, लगभग-लगभग 70,000 फीट की ऊँचाई पर यहाँ पर बादलों का निर्माण होता है। बादलों का
यहाँ पर निर्माण होता है। फिर से आओ देखो, मैं बात कर रहा हूँ ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ की। इन्हें कहते हैं मदर ऑफ पर्ल या फिर नेक्रियोस क्लाउड। दरअसल समताप मंडल में शुष्कता ज्यादा होने के कारण आमतौर पर यहाँ बादलों का निर्माण नहीं होता है। लेकिन शीत ऋतु में जब तापमान बहुत कम हो जाता है ना, तो लगभग अत्यधिक यानी हाई एल्टीट्यूड पर लगभग 70,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर बादलों का निर्माण होता है। ये जो क्लाउड्स का निर्माण हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पर जो बादल का निर्माण हुआ है, दरअसल ये जो बादल के कण हैं, कण, यहाँ पर जरा गौर करना, ये कण एक समान आकार के होते हैं, एक समान होते हैं, और ये कण छोटे-छोटे होते हैं। अच्छा, इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जब भी कभी सूर्य की किरणें आती हैं, ये सन है, सूर्य की किरणें आ रही हैं, इन कणों पर जब भी कभी गिरती हैं, तो फिर ये कण सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। सूर्य के प्रकाश को ये कण परावर्तित करते हैं, परावर्तित करेंगे। अच्छा, फिर क्या होगा? जब ये परावर्तित करते हैं, तो ये बादल रंगीन दिखाई पड़ते हैं, रंगीन हो जाते हैं। ठीक है? यहाँ तक बात आप समझ पा रहे हो आप हमारी? अच्छा, ये जो बादल हैं, इन बादल के जो ये कण हैं, जिन्हें कहते हैं आइस क्रिस्टल्स, आइस क्रिस्टल्स। इन आइस क्रिस्टल्स को जरा गौर करना। दरअसल ये जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं, यही आइस क्रिस्टल हैं जो ओजोन विघटन के लिए सतह प्रदान करते हैं। अर्थात यही आइस क्रिस्टल्स ओजोन विघटन के लिए विघटन के लिए सतह प्रदान करते हैं, सतह प्रदान करते हैं। ठीक, बात समझ गए? एक बार इसको फिर से रफली जरा देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे अंटार्कटिका के ऊपर हो रहा है ओजोन का सबसे ज्यादा क्षरण। इसके पीछे कारण क्या है? 3 कारण निकल के आते हैं। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, जिन्हें पीएससीज कहते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फियर क्लाउड्स। दूसरा कारण है पोलर वर्टेक्स, और तीसरा कारण है सक्रिय क्लोरीन प्रभाव। इन तीनों कारणों की विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे एनवायरनमेंट में। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं, तो एमसीक्यूज के उत्तर तक पहुंचने के लिए आपको पता होना चाहिए ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ क्या होते हैं। दरअसल इन्हें मदर ऑफ पर्ल या फिर नेक्रियोस क्लाउड्स भी कहा जाता है। ये जो क्लाउड्स होते हैं, ये समताप मंडलों में बनते हैं। क्यों बन गए? समताप मंडल में तो मौसमी घटना होती नहीं है। क्योंकि यहाँ पर शुष्कता ज्यादा होती है, तो बादलों का निर्माण साधारणतया होता नहीं है। लेकिन जब शीत ऋतु आती है, तो यहाँ का तापमान बहुत गिर जाता है। इससे हाई एल्टीट्यूड पर बादलों का निर्माण होता है। उन बादलों के जो कण होते हैं, आइस क्रिस्टल्स, ये एक समान होते हैं, छोटे-छोटे होते हैं। इससे सूर्य की किरणें जब आती हैं, इन क्रिस्टल्स पर पड़ती हैं, तो ये परावर्तित कर देते हैं किरणों को। इससे ये जो बादल होते हैं, ये रंगीन हो जाते हैं, कलर्ड। और यही जो क्रिस्टल्स हैं, ये ओजोन विघटन के लिए सतह प्रदान करते हैं। ठीक है? जरा क्वेश्चन में आओ, और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 5वां कह रहा है कि कारण बताओ, ओजोन छिद्र क्यों हो रहा है? तो कारण विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र, समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति, क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। बी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, जो मैंने अभी आपको पूरी थ्योरी समझाई है, इन बादलों के संदर्भ में ये कथन दिए हैं, सही कथन पहचानो। कह रहा है कि उन बादलों के बर्फ के जो रवे होते हैं, रवि का मतलब क्रिस्टल्स, आइस क्रिस्टल्स, ये ओजोन विघटन के लिए सतह प्रदान करते हैं। अभी अभी मैंने बताया था, क्या बताया था? ये जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं, ये ओजोन विघटन के लिए एक सरफेस तैयार करते हैं। बिल्कुल सही है। इनका निर्माण अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में ग्रीष्म ऋतु के दौरान होता है। क्या ये सही है? इनका निर्माण ग्रीष्म ऋतु के दौरान होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है, मैंने ग्रीष्म ऋतु तो बताया नहीं है। देखो, मैंने कब बताया? शीत ऋतु बताया है ना? शीत ऋतु के दौरान बादलों का निर्माण होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा, तीसरे में इन्हें नेक्रियोस क्लाउड्स या मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है। हाँ, ये भी ठीक है। ये रंगहीन होते हैं। नहीं भाई, ये कलर्ड हो जाते हैं। जब ये जो आइस क्रिस्टल्स हैं, सनरेज को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो ये कलर्ड यानी रंगीन दिखाई पड़ते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। 1 और 3 केवल सही होगा, बी पार्ट। ठीक है भैया, और आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 7 में आओ। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? सबको पता है, समताप मंडल में। समताप मंडल, मैंने आपको ज्योग्राफी में
एटमॉस्फेयर की परतें बताई थी, याद आ रहा है? ट्रिक बताई थी, ट्रिक याद रखना। ट्रिक थी ट्रस्ट मैथिक्स। ट्रस्ट मैथिक्स मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे एक शब्द कंप्लीट याद रखो, छो सम ताब, ये शब्द याद रखो, ठीक है? इस शब्द को थोड़ा-सा चेंज करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा छो, फिर ऊपर लिखा स, म, ता, ब, ऐसे याद रखो। ये हो गया क्षोभ मंडल, ये हो गया समताप मंडल, ये हो गया मध्य मंडल, ये हो गया ताप मंडल और ये हो गया बहिर्मंडल, है ना? इसके अलावा मैंने आपको टेम्परेचर भी बताया था, टेम्परेचर डी-डी-टू, पहले डिक्रीज़ होगा तापमान, जैसे-जैसे ऊपर की तरफ जाएँगे, फिर इंक्रीज़ होगा, फिर डिक्रीज़ होगा, फिर इंक्रीज़ होगा, फिर हाँ, ऐसे याद रखो। तो ख़ैर ये सारी बातें हैं, आ जाओ वापस, 7th का सही हो जाएगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इस 8 को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि ओज़ोन विघटनकारी क्षमता के आधार पर पदार्थों का सही क्रम बताइए। ओज़ोन विघटनकारी पदार्थ कौन-कौन से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बिल्कुल है। हैलांस हैं, ये भी ओज़ोन को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। मिथाइल ब्रोमीन है, ब्रोमीन, मीथेन है। इसके अलावा टेट्राक्लोराइड भी है। तो इनमें से कौन सबसे ज़्यादा क्षमता रखता है ओज़ोन को क्षरण करने के लिए? उसी क्षमता के आधार पर आपको सही क्रम बताना है। पहले कुछ पदार्थ लिख लो क्षमता के आधार पर, एज़ इट इज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? ओज़ोन विघटनकारी पदार्थ, ओज़ोन विघटनकारी ओज़ोन विघटनकारी पदार्थ और उनकी क्षमता। ओज़ोन को जिस प्रकार से ये क्षरित करते हैं, अपनी क्षमता के आधार पर इनका क्रम याद रखना। सबसे ज़्यादा जो हानिकारक होता है, वो होता है सीएफसीज़, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी जो क्षमता है, वो लगभग 6 से लेकर 10 डॉब्सन यूनिट तक है। इस दर से ये ओज़ोन को नष्ट करता है। इसके अलावा हैलॉन्स, ठीक? इसके अलावा अ, ये सिंबल है दरअसल CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये रासायनिक नाम भी याद रखना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड। चौथा कौन-सा है? चौथा है CH3CCl3, कहते हैं इसको मिथाइल मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। पाँचवाँ कौन याद रखोगे? CH3Br, ये क्या है? इसे कहते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है? छठा याद रखो जस्ट वेट, HCFC, HCFCs कर लो। इसे कहते हैं CFC तो हो जाएगा कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन और H का मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक? एक और 6 हो गए, एक और याद रखो HFC, इसे कहते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये तो ओज़ोन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता नहीं है, तो इसकी जो क्षमता है ओज़ोन को नष्ट करने की, ये है 0 और सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी है? CFC की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। तो वही आपसे पूछ रहा था, कह रहा था कि क्रम से सजाओ। तो सबसे पहले आप क्लोरोफ्लोरो ले लो, फिर आप हैलॉन्स तो यहाँ नहीं आएगा, ये गलत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर हैलॉन्स आएगा, फिर मिथाइल ब्रोमोमीथेन आएगा और इसके बाद आएगा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये डी पार्ट सही जस्ट वेट, एक मिनट, मैं इसको फिर से ज़रा चेक करता हूँ। मिथाइल ब्रोमाइड, हाँ, ठीक है, बी पार्ट सही होगा, है ना? बाकी गलत हो जाएँगे। क्रम यही याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे। देखो 9th नंबर, ये भी अच्छा सवाल है। पदार्थों के उस समूह की पहचान करो जिसमें एक में ओज़ोन विघटनकारी पदार्थ और हरित गृह गैसीय पदार्थ दोनों के गुण हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो है ही, हैलॉन्स भी है, मिथाइल भी है, हाइड्रोफ्लोरो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ठीक नहीं है, गलत है और क्लोरोफ्लोरो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हैलॉन्स और मिथाइल ब्रोमर, हाँ, ये ठीक है, सी पार्ट। 10 नंबर में आ जाओ, 10 क्या कह रहा है? कह रहा है वायुमंडल में ओज़ोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सोख लेता है ए और सी, है ना? ए और सी को सोख लेता है।
बी को भी सोख लेता है। देखो, हम यहाँ पर आपको बताते हैं, पराबैंगनी किरणें जो निकलती हैं सूर्य से, उनकी श्रेणी क्या है? मैं बात कर रहा हूँ पराबैंगनी किरणों की। पराबैंगनी किरणें, ठीक है? ये जो पराबैंगनी किरणें हैं, ये किसकी हैं? ये हैं सूर्य की। सन की पराबैंगनी किरणें हैं। ये जब निकल रही हैं, तो इन्हें आम तौर पर मनुष्य जाति 3 श्रेणी में विभाजित करता है। मनुष्य जाति ही करता है ना? और कोई जानवर नहीं करता है, याद रखिएगा। जितने ये उपद्रव दिख रहे हैं, ये मनुष्य ही कर रहा है उपद्रव, और कोई नहीं करता है। इसीलिए हमें पर्यावरण भी पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा क्षरित कौन कर रहा है? कोई जानवर कर रहा है, बंदर कर रहा है, शेर जंगल में रहता है, क्या वो काट डाल रहा है पेड़ों को? नहीं। कौन काट रहा है? मनुष्य। इसी वजह से हाँ, हम पर्यावरण को पढ़ते भी हैं और पर्यावरण को नष्ट भी करते हैं और पर्यावरण संरक्षित करने की कस्में भी खाते हैं। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होते हैं, जो कॉप होते हैं, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कस्में खाई जाती हैं कि हम जाएँगे जब लौट के अपने-अपने देश में, तो हम इतने प्रतिशत कार्बन को रोकेंगे। और वो नहीं होता है कि कसम, अ, आमतौर पर जब बचपन में जो हम लोग कहा करते थे क कसम कसम चूल्हे में भस्म, है ना? इस तरह की। तो ये जो नेता हैं हमारे बड़े-बड़े, ये कुछ ऐसी ही हरकतें ये भी आज लोग आजकल करने लगे हैं। कोई भी प्रोटोकॉल हो, उसमें सभी लोग एकत्र होंगे और इसके बाद फिर कसम वगैरह सब, हाँ, सब ये अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो ख़ैर, पराबैंगनी किरणें, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, उन्हें 3 श्रेणियों में हम डिवाइड कर रहे हैं। पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी। अल्ट्रावायलेट रेज़ ए, ये श्रेणी। अल्ट्रावायलेट रेज़ बी श्रेणी और अल्ट्रावायलेट रेज़ सी श्रेणी। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज़ ए और बी हैं, ये त्वचा पर गहरा प्रभाव डालती हैं, ठीक है? त्वचा पर गहरा प्रभाव डालती हैं। ये जो अल्ट्रावायलेट सी है, अल्ट्रावायलेट ले रेज़ कैटेगरी सी, ये दरअसल बड़ी खतरनाक होती है। ये खतरनाक है। इसका अवशोषण ओज़ोन के द्वारा कर लिया जाता है। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज़ बी है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये भी खतरनाक होती है और ये जो मनुष्य जाति है, अर्थात आनुवांशिक मानव आनुवांशिक पदार्थ, यानी कि डीएनए डीएनए को प्रभावित करता है। तो प्रभावित करता है कौन? अल्ट्रावायलेट कैटेगरी बी। और इसका प्रभाव जीन उत्परिवर्तन और साथ ही साथ आनुवांशिक दोष पैदा करने में इसका प्रभाव पड़ता है। कहाँ-कहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है? आनुवांशिक आनुवांशिक उत्परिवर्तन, म्यूटेशन में, ठीक है? और इसके अलावा अ, सॉरी, आनुवांशिक नहीं, ये उल्टा मैंने लिख दिया। यहाँ पर जी होगा जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन और यहाँ पर होगा आनुवांशिक दोष। आनुवांशिक दोष यानी विकार पैदा करने में अल्ट्रावायलेट बी का ज़्यादा रोल रहता है। ठीक, तो ये 3 श्रेणियाँ हैं, याद रखो। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और अल्ट्रावायलेट की सी कैटेगरी। अब यहाँ पर आओ ज़रा, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, मैं आपको लिए चलता हूँ 11। पढ़ो, इसको कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में ये कथन दिए गए हैं, विचार करो और सही कथन बताओ। यह ओजोन विघटनकारी एवं वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार सभी पदार्थों के उत्सर्जन पर क्रमशः रोक लगाने के लिए बाध्यकारी संधि है। ओजोन तक तो सही है, ये गलत हो जाएगा लेकिन। आगे कह रहा है इसे 1987 में अपनाया गया, 1989 में प्रभावी बनाया गया, ये सही है। सीएफसीज के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए ये सम्मेलन किया गया था, ठीक है। भारत ने इस पर 1992 में हस्ताक्षर किए, ये भी सही है। ओजोन विघटन ठीक है, वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार सभी पदार्थों के उत्सर्जन पर क्रमशः रोक लगाने के लिए बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर गलत होगा। तो कौन से सही है? केवल केवल और केवल, जस्ट वेट। अच्छा, असत्य पूछ रहा है ना? असत्य में तो केवल एक सही हो जाएगा। 12 देखो, वैज्ञानिकों की टीम में से किसने सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? कौन था जिसने सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? मैं आपको लिए चलता हूँ 2 ईयर्स के पास। सबसे पहले यहाँ पर आओ, 1974, 1974 देख लो इस समय क्या हुआ था और 1985 में क्या हुआ था। ये दोनों ईयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1974 में हुआ ये कि 2 शख्स थे। एक शख्स का नाम था शेरवुड रॉलैंड। इस शख्स का नाम याद रखना।
इसका नाम था शेरवुड रॉलैंड। ठीक है? और एक शख्स और था जिसका नाम था मारियो मारियो मोलिना। मारियो मोलिना। अच्छा, इनका नाम मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों ही महत्वपूर्ण शख्स हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण इसलिए हैं, ना सिर्फ ये रसायनविद थे, रसायनविद यानी रसायन की इनको अच्छी जानकारी थी, बल्कि इन्होंने सबसे पहले हमें ये बताया, क्या बताया? इन्होंने बताया कि भैया ओज़ोन के सांद्रण में सीएफसी के कारण कमी हो रहा है। यानी सीएफसी ये एक ऐसा तत्व है जिसके कारण ओज़ोन सांद्रण ओज़ोन सांद्रण कम हो रहा है। ठीक है? ये सबसे पहले किसने? शेरवुड रॉलैंड और मारियो मोलिना ने बताया। इसके बाद फिर क्या हुआ? 1985 एक वर्ष आया, लगभग 10 साल बाद। तो एक टीम थी कुछ लोगों की। ये टीम थी, इस टीम को कहा गया ब्रिटिश अंटार्कटिका ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण टीम। ठीक है? यहाँ तो बात समझ पा रहे हो? ये जो टीम थी, इसका नेतृत्व कर रहे थे एक जनाब, जिनका नाम है जोसेफ फरमन। तो जोसेफ फरमन महोदय इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे। टीम कौन सी है? ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण अभियान टीम। ठीक है? अच्छा, तो इनके नेतृत्व में ये टीम पहुंची। टीम गई अंटार्कटिका और वहां से इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए। ये जो प्रमाण थे, ये प्रमाण हमें बताते हैं कि भैया सचेत हो जाओ। अंटार्कटिका जो है ना, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की अल्पता पाई गई है। ओजोन की अल्पता। अल्पता का मतलब कमी। यानी इन्होंने बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की कमी है। कौन है? जोसेफ फरमन। ये इनके नेतृत्व में कौन सी टीम गई? ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण टीम। तो यहाँ पर आपसे टीम का नाम पूछा है कि वैज्ञानिकों की टीम बताओ जिसने अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र का पता लगाया। ब्रिटिश टीम होगा आंसर, है ना? डी पार्ट ये सही होगा। तो ये एनवायरनमेंट के कुछ एमसीक्यूज हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको टेलीग्राम में जाने की आवश्यकता है। ठीक है? टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन में आ सकते हैं। एप्लीकेशन में आने के बाद आपको सारे के सारे बैचेस वहाँ मिल जाएँगे और आप इन बैचेस से जुड़ सकते हैं अपनी परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने के लिए। चाहे कोई भी परीक्षा हो, लेखपाल की हो या फिर आगे आने वाली लोअर की हो या फिर यूपी पीसीएस की परीक्षाएँ हों, जो भी हों, आप देख के अपनी सुविधा अनुसार बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।